बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डबल ड्रैगन मैनर का सीन, जहाँ पर कोई बोलता है एग्जाल्टेड, वो ग्रेट ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज, उसका साइज कम से कम 300 मीटर्स ऊंचा था और उस ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज का सिर आसमान छू रहा था और उसके पैर धरती पर थे। हम तो उनको पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे थे। वो पूरी तरह से ब्लैक फ्लेम्स से घिरे हुए थे जो आसमान को निगले जा रही थी और उनकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह क्रोध में जल रही थी। और ये सारी चीजें एल्डर यू और डिसाइपल्स एग्जाल्टेड को बता रहे थे और ये सुनकर एग्जाल्टेड बोलते हैं 300 मीटर्स टॉल और आंखें 10 मीटर्स बड़ी, क्या तुम कभी ऐसे कोई इंसान बुला सकते हो? तो एल्डर यू बोलता है सीनियर, हमने ये अपनी आंखों से देखा है, हम आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन बच्चों से पूछ सकते हैं, ये भी हमारे साथ वहीं पर थे और उस ग्रेट एक्सपर्ट के खौफनाक ऑरा के सामने थे और हमने खुद देखा था कि कैसे पूरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट मिट्टी में मिला दिया गया और वहाँ पर सिर्फ एक झुलसा देने वाली तबाही वाली आग थी और एक लपटों का समुंदर जो कभी भी बुझाया नहीं जा सकता था। और ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज की ताकत हमारे समझ से बिल्कुल परे है। वो एक असली मॉन्स्टर है जो पिछले 300,000 ईयर से कल्टीवेशन कर रहा है। इस पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो कि उसे चैलेंज कर सके। यहाँ तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन डेविल माउंटेन ने अपने आप को दुनिया से अलग कर रखा है और उनके डिसाइपल्स अब बाहर की दुनिया में कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा अगर एंशिएंट और आउटस्टैंडिंग सेक्ट आज भी एक्टिव होता तब इनविंसिबल स्वॉर्ड को अपने आप को दिखाने का मौका तक नहीं मिलता। एल्डर यू की बातें सुनकर एग्जाल्टेड हाइरेन अपने मन में सोचते हैं, आखिर ये दुनिया ये इतने बड़े एग्जिस्टेंस को कैसे छुपा सकती है। लेकिन इन लोगों का ये खौफ और ईमानदारी देखकर और फिर जूफेन की बेहिसाब ताकत को याद करते हुए मैं सिर्फ यही सोच पा रहा हूँ कि उसको सिखाने वाला खुद बहुत ही बड़ा फ्रीक होगा। इस हिसाब से जो भी इन्होंने कहानी बताई है वो 10 में से 7 या फिर 8 पार्ट्स तक सही लग रही हैं। और फिर एग्जाल्टेड बाइमी भी अपने मन में सोचते हैं, इसका मतलब अब डेविल माउंटेन की दुश्मनी के मामले में और घुसना बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन सकता है। फिलहाल इस बात को यहीं टाल देना बेहतर होगा, नहीं तो हम बिना बात के हॉर्नेट के छत्ते में हाथ डाल बैठेंगे। दोनों एग्जाल्टेड इतना सोचने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एग्जाल्टेड बाइमी सभी से बोलते हैं, जब तक इस हादसे के पीछे कोई दूसरा एरिया नहीं है तब तक हमारे वेस्टरलैंड्स पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इसीलिए फिलहाल के लिए हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। और पुराने 5 सेक्ट्स तो खत्म हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया और अपनी खुद की तबाही को ही दावत दे दिया। इसीलिए हमें इस मामले के अंदर और भी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वरना पूरा वेस्टरलैंड्स एक नए मेस के अंदर फंस जाएगा। और एल्डर डू हर एक सेक्ट को ये खबर पहुंचा दो कि ये किसी दूसरे एरिया के साथ लड़ाई नहीं है और उन्हें साफ वार्निंग दे देना, सब अपनी औकात में रहे और ज्यादा उड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और क्या पता इस दुनिया में कोई दूसरा डेविल माउंटेन भी छुप कर बैठा हो। एग्जाल्टेड का ऑर्डर सुनकर एल्डर डू बोलता है, जी बिल्कुल, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। और फिर एग्जाल्टेड हाइरेन बोलते हैं, चलो उन 5 सेक्ट्स ने अपनी ही करतूतों की वजह से खुद को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो अपनी सीट्स को छोड़ कर गए हैं, तो अब हम उनकी सीट्स का क्या करें। तो एग्जाल्टेड बाइमी बोलते हैं, ये वेस्टरलैंड्स इतना बड़ा है और अब 9 सेक्ट्स में से सिर्फ 4 सेक्ट्स बचे हैं। इसकी वजह से पूरे बोर्ड पर एक बहुत बड़ा खालीपन बन जाएगा और ये चीज हमारी एक कमजोरी बन सकती है जिसका दूसरे लोग आराम से फायदा उठा सकते हैं। और हम डेविल माउंटेन को भी टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेस्टरलैंड्स ने बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस को बियर किया है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट हो चुकी है। और फिर अब हमें नरेटर बताता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन सेक्ट के जाने से वेस्टरलैंड्स की ताकत कम हो गई है और असली दिक्कत तो यह है कि अब वहां से हमारा कंट्रोल भी छूट गया है। और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट आखिरी मिडिल 3 सेक्ट था जो टियानु जैसे एक थर्ड रेड एम्पायर के पास था, पर उसने आसपास के दर्जनों नेशंस पर ध्यान रखा था और ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्ट भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, जिसके चलते अब क्वेनोंग एम्पायर को भी संभालने वाला कोई भी नहीं बचा है। कम से कम 1/5 हिस्सा वेस्टरलैंड्स का अब हमारे 9 सेक्ट के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये वेस्टरलैंड्स की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा गहरा झटका है।
वेस्टरलैंड्स के सेक्ट सिर्फ पावर ही शेयर नहीं करते बल्कि आने वाले खतरे को भी उन्हें साथ झेलना पड़ता है, और ऐसे पूरे चांसेस है कि सेंट्रल एरिया इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अब वो इन्वेड करेंगे, मतलब कि हम पर अटैक करेंगे। और अब जबकि ये सारे सेक्ट नहीं बचे हैं तो वो हमारे फोर्सेस को क्रश करते हुए आगे बढ़ेंगे जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। और फिर अब एल्डर डू एग्जाल्टेड से बोलता है, एग्जाल्टेड सर्स, ये लैंड अब खाली हो चुकी है पर यह इतनी भी बड़ी नहीं है, बस इसमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट का टेरिटरी है वही थोड़ा बड़ा और फैला हुआ है। तो क्यों ना हम इस पूरी जमीन को बचे हुए 4 सेक्ट्स के बीच आपस में बांट दे। और यह सुनकर एग्जाल्टेड बायमी उससे डांटते हुए बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सेक्ट का टेरिटरी उनके ताकत पर टिका होता है कि वो कितना छीन सकते हैं, पर ताकत ना होना ये एक अलग बात है। और ऐसी पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेना, इसके लिए बेहिसाब मैन पावर की जरूरत होगी और ये मैन पावर हमें ही भेजनी होगी जो कि इस समय हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। और क्या तुम डीमन स्किमिंग सेक्ट का लेसन भूल चुके हो? और एग्जाल्टेड की बातें सुनकर एल्डर यू घबराने लगता है और सोचता है, मैं इतने क्रूशियल पॉइंट को कैसे मिस कर सकता हूँ। वेस्टरलैंड्स को 9 सेक्ट ने स्टेबलाइज किया है, लेकिन ये जो स्टेबलाइज हुआ है ये उनकी एकता की वजह से नहीं है बल्कि उनकी आपस के दुश्मनी और खौफ की वजह से है। और अगर किसी एक सेक्ट ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो बाकी के 8 सेक्ट्स मिलकर उसे मिट्टी में मिला देंगे। और यही नियम हर सेक्ट पर लागू होता है। सब एक दूसरे पर चील की तरह नजरें रखते हैं। अगर किसी ने एक सेक्ट को धोखा दे दिया तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक बार कोई छोटा फैक्शन सेक्ट से अलग होकर बाहर सेटल हो गया तो ये लिख के ले लो, वो एक दिन बड़ा होगा और अपने पुराने ओरिजिनल सेक्ट से भिड़ने जरूर आएगा। और इतना सोचने के बाद एल्डर यू अपने घुटने पर आ जाता है और एग्जाल्टेड के सामने झुकते हुए बोलता है, एग्जाल्टेड, मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख था, प्लीज मुझे पनिश करिए। और फिर वो इसके बाद सोचता है, मैं इतने फुलिश आइडिया के साथ आया था और इसने तो लगभग वेस्टरलैंड्स के फाउंडेशंस को ही हिला दिया था। लेकिन एग्जाल्टेड एल्डर यू को कोई भी पनिशमेंट नहीं देते हैं क्योंकि वेस्टरलैंड्स पहले से इतने मरे हुए हालत में आ चुका है और वो जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट को क्या ही पनिशमेंट देंगे। और फिर वो किंग यू एग्जाल्टेड से बोलता है, एग्जाल्टेड, मेरे पास एक प्रपोजल है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं। तो एग्जाल्टेड बायमी उससे बोलते हैं, तुम फ्रीली बोल सकते हो। तो वो किंग यू बोलता है, ये 9 सेक्ट सिर्फ अपने इलाके पर नजर रखते हैं और इसी तरह वो वेस्टरलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी तरह जो भी लोग उस सेक्ट के अंदर रह रहे हैं वो आसपास के एरिया को अच्छे से जानते हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो उन्हें लोकल ठग्स बोलना भी गलत नहीं होगा। तो एग्जाल्टेड हाइरेन उससे पूछते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो वो किंग यू बताता है, एग्जाल्टेड, क्योंकि अब 5 ठग्स मर चुके हैं तो बाकी के चारों सेक्ट्स में किसी को भी चुनने के बजाय ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उन खाली जगहों को किसी नए ठग को दे दें ताकि वेस्टरलैंड्स की प्रोटेक्शन होती रहे। तो एग्जाल्टेड्स बोलते हैं, तुम्हारा मतलब है कि तुम एक नई पावर को इन सारे सेक्ट की टेरिटरी देना चाहते हो जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो वो किंग यू बोलता है, एग्जैक्टली। तो एग्जाल्टेड हाइरन उससे पूछते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि इन 5 सेक्ट्स की टेरिटरी को संभाल सकता है? तो वो किंग यू बोलता है, एग्जाल्टेड, मुझे एक के बारे में पता है जो कि ऐसे बर्डन को संभाल सकते हैं। जब हम टियानु के सफर पर थे तब मैंने लू अलायंस के बारे में पता लगाया था। वो बहुत ही काबिल लोगों से भरा हुआ है और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है और वो बाकी सब पर भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। और उन लोगों के बीच डीमन स्किमिंग सेक्ट के ग्रेट एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं जिन्हें इस अलायंस ने अपने साथ मिला लिया है। और अगर उन्हें डबल ड्रैगन मैनर का साथ मिल गया तो मैं ये लिख के बोल सकता हूँ वो और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और पूरे वेस्टरलैंड्स में शांति बनाए रखेंगे और वो एंड में हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। और वो किंग यू की बात सुनकर दोनों एग्जाल्टेड उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर बचे हुए डिसाइपल से पूछते हैं, तुम्हारा इस पर क्या ख्याल है? तो यलिन बोलता है, मैं सीनियर ब्रदर वो किंग यू से एग्री करता हूँ। और यानमू भी बोलता है, मैं भी एग्री करता हूँ। और मुझे इन दोनों का नाम नहीं पता लेकिन ये दोनों भी बोलते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। और सारे डिसाइपल्स को लू अलायंस का साइड लेते हुए देखकर एग्जाल्टेड हाइरन सोचते हैं, आखिर इनका लू अलायंस से क्या लेना देना है जो कि ये उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये सब सोचने का क्या ही मतलब है? अगर लू अलायंस ने ऐसे महान जीनियस का भरोसा जीत लिया है तो इससे साफ पता चलता है कि उनमें दम तो है। और फिर एग्जाल्टेड हाइरन बोलते हैं, एल्डर यू जाओ इन्वेस्टिगेट करो, देखो कि लू अलायंस इस लायक है कि नहीं और उनकी मदद करो। अगर वो काबिल निकलें
तो ये पूरे वेस्टरलैंड्स की किस्मत बदल देगा। और इसी एग्जाल्टेड हायरन के कमांड के साथ ये चैप्टर हो जाता है एंड। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सेंट्रल एरिया का आर्क कब शुरू होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नेक्स्ट वीक शुरू हो सकता है। और अगला चैप्टर आने वाला है अगले वीक फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।